तो आइए आज कंपाउंड सेंटेंस का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके पहले आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा पढ़ा दिया गया है, और जिनका छूट गया वो हमारी चैनल से वीडियो को भी देख सकते हैं। सर्च करेंगे सिंपल सेंटेंस मास्टर वीडियो बाय रमेश सर तो पूरा आ जाएगा, एक में ही रूल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मास्टर वीडियो सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मास्टर वीडियो बाय रमेश, आप वहाँ से आप दोहरा सकते हो अगर आप ऑफलाइन आपका छूट गया तो, ठीक। तो आज आपको कंपाउंड सेंटेंस पूरा पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। पहले हम रूल देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो इसके बाद कल से हम आप एक्सरसाइज पूरा हल कराएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। आप लोग करके लाएंगे जितना भी एक्सरसाइज दिया गया है। देखिए, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनते हैं उसके लिए कुछ बातें सुन लीजिए। जैसे दो सिंपल सेंटेंस आपको दिया रहेगा पेपर में, कोष्टक में लिख देंगे सिंपल बनाओ, तो सिंपल वाला रूल लगा के सिंपल बनाना, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक रहना चाहिए मेन वर्ब। कॉम्प्लेक्स का आएगा तो कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो कॉम्प्लेक्स के सारे कंजक्शन आपको बताए गए, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास से रिलेटेड जो कंजक्शन है। हाँ, कह देगा कंपाउंड सेंटेंस बनाओ तो आपको कंपाउंड सेंटेंस के कंजक्शन आपको लगाने होंगे। तो कुल मिला के इसमें भी दो वाक्य रहेंगे, दोनों को कंजक्शन के द्वारा जोड़ना पड़ेगा, ठीक। तो क्या क्या कंजक्शन आएंगे मैं उसको बता दे रहा हूँ, लास्ट में आपको सारे कंजक्शन को ट्रिक भी मेरे पास है। इजीली आपको कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का जो डिफरेंस कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि कंपाउंड का क्या कंजक्शन है, कॉम्प्लेक्स का, तो वो भी हम बता देंगे लास्ट में, ठीक। तो अभी आप जानिए कंपाउंड सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं, उसमें क्या क्या कंजक्शन है। तो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, देखिए यहाँ दिया गया दो या दो से अधिक, जहाँ रूल नंबर 1 दिया गया हेडिंग देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, तो आपका आंसर आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की हिंदी क्या होती है, इसका हिंदी होती है समान पदीय संयोजक, ठीक है। आश्रित संयोजक किसको कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग वाला। सबऑर्डिनेटिंग से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता था, कोऑर्डिनेटिंग से आपका कंपाउंड बनता है। कोऑर्डिनेटिंग माने होता है समान पदीय कंजक्शन वाले संयोजक। समान पदीय संयोजक किसे कहते हैं, जो कंजक्शन दो समान पद वाले वाक्यों को जोड़ता है उन्हें हम समान पदीय संयोजक कहते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो क्लाज बनती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज माने समान पदीय उपवाक्य, ठीक। तो कोऑर्डिनेट क्लाज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, यही आपको पढ़ना है। 5वां प्रकार इसका अपवाद स्वरूप है, ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके उसको भी बता दिया जाएगा लास्ट में। तो 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं, जो 4 प्रकार के वाक्यों को जोड़ने के काम आते हैं। तो इन्हें चारों प्रकार का आपको देखना है, कौन कौन से कंजक्शन है उसके एग्जाम्पल देखना है। देखिए पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्यूमुलेटिव कंजक्शन माने होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शन, इनका प्रयोग करके भी कंपाउंड बनाया जाता है। यानी कि दो वाक्य आप पढ़ेंगे, दोनों वाक्यों में कोई बात कही गई है, जोड़ के कही गई है, तो आप आराम से जोड़ के कह सकते हो, तो जोड़ बताने वाले कंजक्शन लगाओगे। तो जो मतलब कंजक्शन दो वाक्यों को जोड़े उन्हें जोड़ बताने वाले कंजक्शन कहते हैं। कौन कौन से इसमें कंजक्शन आते हैं वही आपको पढ़ना है। कंजक्शन ही आपका सूत्र होगा परीक्षा में वाक्य कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। कंजक्शन जान रहे हो तो अर्थ के अनुसार जो कंजक्शन हिंदी अर्थ के अनुसार जो जरूरत पड़े वही आप उसे जोड़ दो। देखिए पहले सबकी हिंदी जान लीजिए, इसलिए एंड माने होगा और, दो वाक्य को जोड़ रहे हो, दो वर्ब कम से कम है, दोनों एंड से जोड़ रहे हो, तो और आ रहा है, और आएगा तो एंड से जोड़ दीजिए। एज वेल एज से भी जोड़ोगे, एज वेल एज की हिंदी क्या होती है जानते हो, और डैश डैश भी, और के साथ जोड़ने में भी आ रहा तो एज वेल एज लगा देना। जैसे राम और उसका भाई भी पास हो गया, तो राम एज वेल एज हिज ब्रदर पास्ड, ठीक, और साथ भी आ गया ना। अब जैसे कहते हैं मैं आगरा गया और दिल्ली गया, तो दो जगह गया तो एंड लगा के जोड़ देंगे, भी नहीं है, ठीक। एज वेल एज और भी, तो एज वेल एज, और एज वेल एज का एक अर्थ होता है, और भी के अलावा साथ ही साथ, साथ ही साथ, ये भी इसकी हिंदी होती है। जैसे हम कहते हैं कि राम और साथ ही, राम साथ ही साथ उसका भाई भी पास हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, या राम और उसका भाई भी पास हो गया। तो ये दो हिंदी अगर आएगी साथ ही साथ या और भी, तो आप एज वेल एज से जोड़ देना। उसके अलावा बोथ एंड जो है पेयर ऑफ कंजक्शन, यानी जोड़े में प्रयोग होने वाला कंजक्शन है। बोथ के साथ एंड आएगा उसी वाक्य में, तो बोथ माने होता है दोनों, एंड माने होता है और। अगर वाक्य को जोड़ रहे हैं, दोनों आ रहा है और आ रहा है,
तो आप बोथ हैंड से जोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल राम और उसका भाई दोनों पास हो गए, ठीक, तो दोनों पास हो गए, कौन कौन, राम और उसका भाई, तो पहले बोथ लगाएंगे फिर एंड करके दोनों को जोड़ देंगे तो बोथ हैंड आ जाएगा। ऐसी हिंदी आएगी तो बोथ हैंड लगेगी। अगला है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो मतलब क्या, नॉट ओनली माने होता है ना केवल, बट आल्सो माने बल्कि, और आल्सो माने होता है भी, ना केवल बल्कि भी। ऐसे भी आता है कभी कभी वाक्य, हम जैसे कहते हैं कि हम ना केवल राम बल्कि उसका भाई भी पास हो गया, इस तरह से हम हिंदी कह सकते हैं। तो आपके ऊपर चाहे जिस तरह से हिंदी में आप सोच के जैसे हिंदी निकले उसी हिसाब से कंजक्शन लगा के आप वाक्य को जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं उदाहरण, किताब में वाक्य भी है, जोड़ा भी गया है, इसको आप समझ लीजिए ताकि आप ऐसे ही एग्जाम्पल हल कर लीजिए। पहला वाक्य है ही टुक माई पेन स्टरडे, वह कल मेरी कलम लिया, टुक माने लिया, वह कल मेरी कलम लिया। ही रिटर्नड इट टुडे, वह आज इसे वापस कर दिया, मतलब वह कल मेरी कलम लिया आज इसे वापस कर दिया। तो हम जोड़ के कहेंगे तो यही कहेंगे ना, वह कल मेरी कलम लिया और आज इसे वापस कर दिया। ऐसे का और आ रहा है ना तो एंड से जोड़ दो। तो देखिए जोड़ा भी गया, ही टुक माई पेन स्टरडे, एंड लगा के एंड रिटर्नड इट टुडे, और इसे आज वापस कर दिया गया। अब यहाँ ध्यान देना ही नहीं लिखा गया क्योंकि दोनों में ही है, वही लिया वही वापस किया तो एक ही आपका कॉमन हो गया, लेकिन वर्ब तो दोनों लिखना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों वर्ब नहीं लिखेंगे तो वाक्य सिंपल हो जाएगा। दो मेन वर्ब रहेगा तो सिंपल सेंटेंस नहीं हो पाएगा एंड से। क्लियर? तो ये ही आप हिंदी आपके ऊपर है, आप कह भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। जैसे वह कल मेरी कलम लिया और वह आज इसे वापस किया, हिंदी में वह आ रहा तो आप लिख भी सकते हो, और आज इसे वापस किया अक्सर आप ऐसे कहते हो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है से ही वाज मार्क एब्सेंट। मार्क एब्सेंट माने जानते क्या होता है, गैर हाजिर करना। मार्क माने निशान लगाना, एब्सेंट माने अनुपस्थिति। जैसे अध्यापक हाजिरी भर रहे हैं तो मार्क कर दिए, एब्सेंट मार्क कर दिए, यानी कि उसको गैर हाजिर कर दिए। और मार्क प्रेजेंट माने होता है हाजिरी लगाना, ठीक। तो ही वाज मार्क्ड एब्सेंट माने उसे अनुपस्थित कर दिया गया। ही वाज टर्नड आउट ऑफ द क्लास, उसे क्लास से टर्नड आउट माने बाहर निकाल दिया गया। ये दो वाक्य है, मान लीजिए आ गया, कह देंगे कंपाउंड बनाओ, तो उसे अनुपस्थित कर दिया गया, उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो जोड़ के कहोगे तो कैसे कहोगे, यही कहोगे आप, उसे अनुपस्थित कर दिया गया और क्लास से बाहर निकाल दिया गया। तो और आ रहा है तो एंड से जोड़ दिया गया। देखिए पहला वाक्य यही दिया ना, ही वाज मार्क पर्सन एंड टर्नड आउट ऑफ द क्लास, और उसे क्लास से बाहर कर दिया गया। एंड के बाद तुरंत आप मेन वर्ब लिख सकते हो क्योंकि सब्जेक्ट दोनों एक ही है। ही वाज दोनों में एक ही है तो कॉमन हो गया, लेकिन मेन वर्ब रहना जरूरी है क्योंकि मेन वर्ब रहेगा तो आपका कंपाउंड माना जाएगा, नहीं तो शब्द तो हम एंड से भी जोड़ सकते हैं सिंपल में भी, ठीक ना। तो इतना ध्यान देना, एंड के साथ आप कॉमन ले सकते हो लेकिन हाँ मेन वर्ब रहना जरूरी है। अब देखिए इसको तीन तरीके से जोड़ा गया है क्योंकि आपके ऊपर है, जोड़ बताने वाला कोनो भी कंजक्शन आप लगा सकते हो। जैसे देखिए दूसरा हम कैसे जोड़े हैं, ही वाज मार्क्ड एब्सेंट एज वेल एज टर्नड आउट ऑफ द क्लास, उसे अनुपस्थित किया गया और क्लास से बाहर भी किया गया। और के साथ भी आ रहा है ना, और क्लास से बाहर भी आ रहा है, तो और ऐसे भी कर सकते इसको, उसे अनुपस्थित किया गया साथ ही साथ क्लास से बाहर कर दिया गया। तो और भी साथ ही साथ है तो एज वेल एज से जुड़ेगा। और तीसरा वाला भी समझ लो किस नियम से जोड़े हैं, ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, उसे ना केवल अनुपस्थित किया गया बट आल्सो टर्नड आउट ऑफ द क्लास, बल्कि क्लास से बाहर भी कर दिया गया। तो इसमें ना केवल से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप चाहे जिस नियम से जोड़ सकते हो, केवल आपकी हिंदी के अनुसार सही रहना चाहिए बस। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बोथ से भी हम बता दे रहे हैं, ही वॉज बोथ, उसे दोनों किया गया, क्या क्या, मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्नड आउट ऑफ द क्लास, ऐसे भी सही है। ही वॉज बोथ मार्क्ड एब्सेंट एंड टर्नड आउट ऑफ द क्लास, उसे दोनों किया गया, उसके साथ अनुपस्थित भी किया गया और क्लास से बाहर भी किया, तो भी से आपका सही है। क्लियर? इस तरह से आप कई तरीके से बना सकते हो। 4 कंजक्शन है, चारों में से कोई भी अर्थ के अनुसार आपको जो अच्छा लगे हिंदी में कहने पर उसी हिसाब से आप अंग्रेजी बना दीजिए, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जोड़ बताने वाला। चलिए दूसरा देखते हैं, अल्टरनेटिव कंजक्शन है। अल्टरनेटिव माने वैकल्पिक संयोजक, विकल्प बताने वाले संयोजक को वैकल्पिक संयोजक। जो भी संयोजक दो कथनों में विकल्प बताए, विकल्प या छांट को बताए, मतलब दो बातें कह दिया जाएगा उसमें से एक आपको चुन लेना है, छांट लेना, विकल्प रख दिया गया, तो उसको हम वैकल्पिक संयोजक कहते हैं। इसमें कौन कौन से संयोजक आते हैं देखते हैं। आइदर आर आता, देखिए दिया गया आइदर माने या तो आर माने या, हिंदी भी दे दिया गया है,
या तो या, जैसे आप जोड़ोगे या तो या आएगा, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल कहेंगे या तो शांतिपूर्वक कक्षा में बैठो या कक्षा से बाहर जाओ। तो दो आपके विकल्प रख दिए आपके सामने, पढ़ना है तो शांतिपूर्वक बैठो, नहीं तो बाहर चले जाओ। दोनों कर आपके ऊपर है, पढ़ना चाहते हो तो बैठो, नहीं तो बाहर जाओ। तो ये विकल्प रख दिया गया ना, तो ऐसे वाक्यों को हम कहेंगे विकल्प बताने आइदर आर से जोड़ेंगे, बनाएंगे। ठीक, ये आपका अनुवाद करने में भी काम देगा ये सभी कंजक्शन, इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से सुनना है और समझना है। और देखिए दूसरा क्या है, नाइदर नार। नाइदर नार माने ना तो ना, आइदर आर का निगेटिव नाइदर नार है। जैसे हम कहते हैं कि ना तो वह पढ़ता है, ना तो दूसरों को पढ़ने देता है, या ना तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ना ही हॉकी खेलता हूँ। तो निगेटिव बात बताने के लिए नाइदर नार लगेगा। ठीक, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी नाइदर नार से बनेगी। अगला है अदरवाइज। आर या अदरवाइज दोनों का अर्थ होता नहीं तो या अन्यथा। देखिए आर का एक और अर्थ होता है, आर माने या भी होता है, जैसे डू आर डाई, करो या मरो, तो आर माने या हो गया। ये आर का एक दूसरा अर्थ होता नहीं तो या अन्यथा, ये भी अर्थ इसका होता है। या रहेगा तो विकल्प बताएगा, और अन्यथा या नहीं तो होगा तो भी विकल्प को बताएगा, लेकिन ये नकारात्मक बात को बताएगा। निगेटिव वाक्य में इसका प्रयोग होगा तो अन्यथा या नहीं तो होगा, और अफर्मेटिव सेंस देने के लिए यह होता है। ठीक, जैसे हम कहते हैं कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगा, तो आर से भी कर सकते हो, और नहीं तो कंग्रेजी अदरवाइज भी देखिए किताब में दिया है। आर अदरवाइज दोनों का अर्थ होता है नहीं तो या अन्यथा, और आर माने या भी होता है। क्लियर, देखिए दिया भी गया यहाँ आदि। ये इतने कंजक्शन आइदर आर, नाइदर नार, आर अदरवाइज, 4 कंजक्शन आपको स्पेशली बता दिए गए। इसमें भी विकल्प के लिए अर्थ के अनुसार चाहे जिसका आप प्रयोग कर सकते हो। देखिए उदाहरण देखते हैं। पहला वाक्य दिया मेक हेस्ट माने होता है जल्दी करो, वी शैल मिस द ट्रेन, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। जल्दी करो हमारी ट्रेन क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे कहेंगे, जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी, यही तो कहोगे ना, या अन्यथा हमारी ट्रेन छूट जाएगी। तो मेक हेस्ट आर वी शैल मिस द ट्रेन, ओ आर से जोड़ दिया गया ना। और दूसरा में देखिए यही वाक्य अदरवाइज से भी जोड़ा गया है, क्योंकि अदरवाइज माने भी नहीं तो होता है, ठीक, या अन्यथा होता है, इसलिए चाहे जिससे आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगला वाक्य देखिए इसमें दिया कि दूसरा कम इन टाइम माने होता समय पे आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल ना आओ, एट ऑल माने बिल्कुल भी, समय पे आओ बिल्कुल भी नहीं आओ। तो हम इसको दोनों बात को जोड़ के जब कहेंगे कैसे कहेंगे, यही कहेंगे या तो समय पे आओ या आओ ही ना, या बिल्कुल ही ना आओ। ऐसे या तो समय पे आओ या बिल्कुल ही ना आओ। जैसे कहीं जाना है, स्कूल आना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको 1 घंटे कोचिंग के लिए जाना है या पहला क्लास पढ़ना है, तो आप कहेंगे समय पे आओ या तो आओ ही ना, आने से तुम्हारे फ़ायदा क्या जब लेट पे आए। या ट्रेन पकड़ने जाना तो आप समय पे नहीं आए तो ट्रेन चली ही गई, तो वहाँ जाने से क्या मतलब। तो वही चीज़ कहा गया, समय पे आओ या तो आओ ही ना। तो आइदर कम इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल। तो शुरुआत में पहले वाक्य में आइदर लगा दो, से शुरू करो, दूसरे को आर से जोड़ दो, बस एकदम सरल। ठीक, तो इस तरह से मतलब आइदर आर लगता है। अगर हिंदी में नाइदर ना आ रहा है तो ना, तो आप ना तो ना आ रहा है तो नाइदर ना लगा दो। जैसे कि उदाहरण हम अपने मन से बता दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। फिर आई डू नॉट प्ले हॉकी, मान लीजिए 2 वाक्य है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। तो हम इसको कहेंगे तो हम मैं ना तो क्रिकेट खेलता हूँ ना तो हॉकी, तो हम इसको आराम से कह सकते हैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ, फिर उसके बाद कहेंगे नाइदर क्रिकेट नार हॉकी। इस तरह से निगेटिव रहेगा तो नाइदर नार का भी प्रयोग आप कर सकते हो। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं तीसरा कंजक्शन, एडवर्सिटिव कंजक्शन है। एडवर्सिटिव माने होता है विरोध बताने वाले या विरोध दर्शक कंजक्शन। किसे कहते हैं, जब जो कंजक्शन 2 कथनों में विरोध को बताए, विरोध को बताए, या उसको हम कहते हैं विरोध बताने वाले कंजक्शन। जैसे किसी बात का विरोध बताया जाता है, जैसे देखिए कंजक्शन क्या उसकी हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बट माने होता है लेकिन, अगर लेकिन कहीं कोई किया जाएगा तो बात का विरोध हो गया ना। जैसे वह बीमार है लेकिन वह प्रसन्न है, ठीक, तो बीमार आदमी अक्सर परेशान होता है लेकिन वो खुश है, ठीक, तो बात का थोड़ा सा विरोध हो गया, मतलब अपोजिट बात हल्का सा बताइए। हाउएवर माने फिर भी, जैसे कहते हैं कि आधी रात है फिर भी मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, ठीक, तो कब्रिस्तान आधी रात को जाने से लोग डरते लेकिन फिर भी वह जाएगा, इसका मतलब बात का थोड़ा सा विरोध हो गया। ठीक, आगे कह रहा है कि स्टिल माने फिर भी, इसमें भी वही फिर भी, स्टिल माने भी होता फिर भी, ठीक, या तो भी, इन तीनों का अर्थ हाउएवर स्टिल, और एट माने भी होता तो भी या फिर भी। तो हाउएवर स्टिल एट तीनों का अर्थ होता तो भी या फिर भी, ठीक है। तो हम कहते हैं तो फिर भी के लिए वही कहेंगे कि यद्यप वह बीमार है फिर भी वह प्रसन्न है। तो इस तरह से सब में कोई कंजक्शन लगा दो, एट स्टिल हाउएवर।
नेवरदलेस माने क्या होता है? नेवरदलेस माने होता है तथापि। हिंदी में अगर जोड़ने पे तथापि आ रहा है तो वैसे तथापि माने भी होता है फिर भी, ठीक है। जैसे कहते हैं कि वह पढ़ा नहीं था तथापि वह पास हो गया, फिर भी वह पास हो गया, बात है क्यों है ना। इस तरह से तथापि के लिए भी आप फिर भी का सेंस देता है, आप नेवरदलेस लगा लेते हैं। वेयर एज माने क्या होता है? जबकि। अगर आपके जोड़ने में हिंदी में जबकि आ रहा है तो वेयर एज लगा देना, ठीक। और व्हाइल माने भी होता है जबकि, ध्यान देना, व्हाइल और वेयर एज दोनों माने विरोध बताने के लिए हिंदी अर्थ होता है जबकि। जैसे हम कहते हैं अच्छे लड़के पढ़ते हैं जबकि बुरे लड़के शरारत करते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे व्हाइल से या वेयर एज से जोड़ते हैं, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसा हिंदी में जोड़ने में आएगा तो आप करोगे। देखिए वाक्य देखिए, ही इज लेजी वह आलसी है, ही इज क्लीवर वह चालाक है। वह आलसी है वह चालाक है, क्लीवर माने तेज या चालाक। तो हम यही कहेंगे वह आलसी है लेकिन चालाक है, ऐसे जोड़ोगे ना। तो ही इज लेजी बट क्लीवर, लेकिन चालाक है। तो इसमें क्या किया गया देखिए, ही इज दोनों में जो है कॉमन ले लिया गया है। अब बट से जोड़ा गया, बट कंजक्शन है तो उसमें वह है का सेंस छिपा हुआ है, तो इसलिए बट से जोड़ दिए। हाँ लेकिन ध्यान देना, अगर ऑप्शनल आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, ही इज लेजी, लेजी के बाद बट लगा के फिर ही इज लिख दिया गया तो गलत आपका नहीं है, इतना ध्यान देना, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कॉमन ही लो, आपके ऊपर है हिंदी में कैसे कहते हो। ऐसे भी कह सकते हो वह आलसी है लेकिन वह चालाक है, ऐसे भी कह सकते हो। तो आप बट के बाद ही लगा दो, आपके ऊपर कह सकते हो आलसी है लेकिन चालाक है, ठीक। आलसी लेकिन चालाक, आलसी लेकिन चालाक है, इतना ही कह रहे हो। तो वह है दोबारा नहीं कह रहे हो ना, वह आलसी लेकिन चालाक है, तो उसकी अंग्रेजी ही इज लेजी बट क्लीवर। तो आपके ऊपर दोनों तरीके से कर सकते हो, गलत उलट नहीं होगा, क्लियर। ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है वह ईमानदार है। तो ही आप जोड़ोगे तो यही कहोगे वह गरीब है लेकिन फिर भी वह ईमानदार है। एट ऑनेस्ट, वह गरीब फिर भी ईमानदार है, या लेकिन से भी इसको जोड़ सकते हो, ठीक ना। तो आप ही इज पुअर एट ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। या तो आप इसको एट के बाद ही इज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे भी कहते हैं वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो ही इज आप दोबारा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत सी किताब में यही एग्जाम्पल लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। तो गलत नहीं है, यहाँ कॉमन ले लिएगा इसलिए नहीं लिखा। आगे है ही, अगला है ही इज इल, वह बीमार है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। तो बात का विरोध हो गया, बीमार आदमी अक्सर आराम करता है लेकिन ये परिश्रम करता है, तो विरोध थोड़ा सा बताया जा रहा है, ठीक। इसी को कहते हैं एडवर्सिव कंजक्शन। तो ही इज इल स्टिल वर्क्स हार्ड, वह बीमार है फिर भी वह कठिन परिश्रम करता है। तो फिर भी के लिए यहाँ स्टिल लगा दिया गया, तो कोई भी फिर भी अंग्रेजी लिख सकते हो जितना बताया गया। लास्ट वाक्य, वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोग अपने दोषों को शो माने दिखा देते कि हाँ हमारे अंदर ये दोष है भाई, मैं मान रहा हूँ। फूल्स एवॉइड देम, मूर्ख लोग उनसे बचते हैं। एवॉइड माने बचना, मूर्ख लोग सोचते हैं कि हम कैसे कहें कि हम मतलब हमारे अंदर ये गलती है, सुधारना नहीं चाहते हैं। तो हम जोड़ के कहेंगे, यही कहेंगे बुद्धिमान लोग अपने दोषों को दिखा देते हैं, प्रकट कर देते हैं, जबकि मूर्ख लोग उनसे बचते हैं। एवॉइड माने बचना या दूर रहना, घृणा करना। तो जबकि आ रहा तो वेयर ऐसे जोड़ दिया गया, देखिए बीच में कामक जगह, फुल स्टॉप जगह। वाइज मैन शो देयर फॉल्ट्स वाइल, वेयर एज माने जबकि, यहाँ चाहते तो वाइल भी लगा देते तो गलत नहीं होगा, ठीक ना। फूल्स माने मूर्ख लोग, एवॉइड देम उनसे बचते हैं। तो चलिए चौथा कंजक्शन अब देखते हैं। चौथा कंजक्शन का नाम है इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले संयोजक। जो संयोजक यानी कि दो कथनों में परिणाम को बताता है उसे हम परिणाम बताने वाले संयोजक कहते हैं। मतलब ये इसमें होता क्या कि दो बात कही रहेगी, एक बात का दूसरे वाक्य में कोई परिणाम निकलेगा, नतीजा निकलेगा, ठीक। तो हम उसको हम जो कंजक्शन इसमें बताया गया, देयरफॉर, फॉर, सो, हेंस, इनमें से किसी एक का प्रयोग करके हम जोड़ेंगे। तो पहले सबकी हिंदी जान लीजिए ताकि हिंदी में आप जोड़ो तो उसी हिसाब से अंग्रेजी बना लो। चलिए देख लेते हैं हिंदी क्या। देयरफॉर का अर्थ होता है इसीलिए, क्या होता है इसीलिए। फार माने होता है क्योंकि, फार माने क्योंकि होता है, ध्यान देना, क्योंकि का अंग्रेजी कॉम्प्लेक्स में बिकॉज, सिंस, एज 3 बताया गया था। तो क्योंकि जोड़ने में जब आएगा हिंदी ना, बच्चे इसी में ज़्यादा गलती करते हैं। तो क्योंकि आ गया तो बिकॉज लगा दिए, बताया है कंपाउंड सेंटेंस और लगा रहे हैं बिकॉज, तो हो जाएगा गलत। अगर कंपाउंड में क्योंकि आ रहा है तो फार लगाना है, कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो फार नहीं लगाना, बाकी चार जो लगा दें, क्लियर। तब वहाँ बिकॉज लगाना। इस तरह से थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी भी करना चाहिए कि समझ के कि उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। और उसके बाद सो माने होता है इसीलिए, सो माने इसीलिए। और उसके बाद हेंस माने होता है अतः,
अतः या इसीलिए एक ही चीज़ है, ठीक। जैसे कहते हैं कि वह पढ़ा नहीं था इसीलिए वह फेल हो गया, या अतः वह फेल हो गया, ठीक। देयरफॉर माने भी इसीलिए होता है। आप एप्लीकेशन जब लिखते हो तो लास्ट में लिखते हो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। जैसे जब आप कहते हो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, अपना कारण बताते हो, फिर लास्ट में बताते हो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days टू यू, ठीक। तो आप लास्ट में परिणाम बताते हो, कारण पहले बता देते हो, तो देयरफॉर या सो से आप वहाँ बता सकते हो। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, ठीक, इस तरह से कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक। तो परिणाम के लिए सो देयरफॉर हेंस में से कोई एक लगेगा, ठीक। वाक्य देखते हैं, सेपरेट वाक्य, आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता हूँ, या शांति से नहीं मर सकता हूँ। इन पीस माने शांति में या शांति से, शांति से नहीं मर सकता हूँ। आई एम ए सिनर, मैं एक पापी हूँ। तो कोई आदमी कह रहा है मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ, मैं एक पापी हूँ। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आप यही कहोगे कि मैं एक पापी हूँ इसीलिए मैं शांति से नहीं मर सकता हूँ। तो आई एम ए सिनर सो आई कैन नॉट डाई इन पीस। एक बात ये भी जान लीजिए, यही वाक्य, अब मान लीजिए पहले वाक्य आप पहला आई कैन नॉट डाई पहले लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, लेकिन तब आपको ध्यान देना यहाँ पीस के बाद आपको फार लगाना होगा। मैं शांति से नहीं मर सकता क्योंकि मैं पापी हूँ, ठीक। तो यानी कि कारण को आप बाद में बताएंगे तब तो फार से जोड़ेंगे, बाद में कारण को पहले बता देंगे तब आप सो या देयरफॉर या हिंस से जोड़ेंगे, ठीक, ठीक ना। ये चीज़ इसमें ट्रिक है। इसी को एक तरीके से और वाक्य बनाया है, सीनर एज आई एम, क्योंकि मैं पापी हूँ, कैन नॉट डाई इन पीस, इसीलिए मैं शांति से मर नहीं सकता हूँ। तो लेकिन ये वाक्य हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि एज का कंजक्शन का प्रयोग यहाँ कहा नहीं गया है, ये कॉम्प्लेक्स के सेंस में चला जाएगा, ठीक ना, एज सिंस बिकॉज। तो इसलिए आप पहले वाले से ही बनाइए, या तो आप आई एम ए सीनियर पहले लिख के फार से भी इधर वाला इधर करके कर सकते हो, ठीक। दूसरा वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक ना, जो आपके बुक में मिल रहा है उसे करो। देखिए दूसरा वाक्य है, ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर यानी प्रवक्ता, जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं प्रवक्ता, उनको हम कहते हैं प्रोफेसर। इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता है उनको कहते हैं लेक्चरर, ठीक। ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह प्रोफेसर का लड़का है, पुत्र है, इसीलिए वह क्या है, बुद्धिमान है। भाई प्रोफेसर हैं तो जीन्स का असर है, बच्चे भी बुद्धिमान होगा, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक। तो इसीलिए आ रहा है तो देयरफॉर से जोड़ दिया गया, देयरफॉर ही इज़ इंटेलिजेंट, वह प्रोफेसर का पुत्र है इसीलिए वह इंटेलिजेंट, तो देयरफॉर सो हेंस से जोड़ सकते हो इस तरह से, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा वाक्य देख लेते हैं, ही लेफ्ट हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, ठीक। तो इसको जब जोड़ेंगे तो यही कहेंगे उसके पास धन नहीं था इसीलिए वह पढ़ाई को छोड़ दिया। तो ही हैड नो मनी, उसके पास धन नहीं था, सो मनी इसीलिए ही लेफ्ट हिज स्टडीज। परिणाम को बाद में हम इस तरह से लिख देते हैं। आगे देखिए एक रूल और भी दिया, रूल नंबर 2, उससे भी कंपाउंड बन जाते हैं, उसको भी देख ले रहे हैं। देखिए होता क्या, 4 ही कंजक्शन मुख्य रूप से हैं कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन 5वां जो है रूल नंबर 2 में ये अपवाद एक हिसाब से है, बिना इन कंजक्शनों के भी बन सकता है। कैसे बन सकता है, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके हम आराम से बना सकते हैं। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है आप पीछे पढ़ सकते हो। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब में व्हेन, हाउ, वेयर, हाउ, ये 4 रहते हैं। तो इनमें से किसका प्रयोग करके बनाया जाएगा उसको सुन लीजिए। जब रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूटी सेंस में होता है तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। कॉन्टिन्यूटी सेंस माने होता है निरंतरता का भाव, मतलब जब एक वाक्य में कोई बात कही गई है वहीं नहीं खत्म हो जा रही, अगले में जारी है, उसी को कॉन्टिन्यूटी सेंस कहते हैं। तो भी कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। उदाहरण देख लीजिए, पहला है आपका आई मेट हरीश, मैं हरीश से मिला, ही गेव मी ए बुक, वह मुझे एक किताब दिया। तो हम इसको जोड़ेंगे, आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक, मैं हरीश से मिला जो मुझे एक किताब दिया। वैसे तो जो हु शब्द जो है कॉम्प्लेक्स में आता था, लेकिन यहाँ हरीश के बाद कामा लगा दिया गया है, इसका मतलब विशेषता नहीं बतला रही है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज नहीं हो सकता हो, ठीक। जब एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगा तो कंपाउंड ही माना जाएगा। अगर विशेषता नहीं बतलाना है तो जब जोड़ा जाएगा तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, ठीक। तब कामा भी लग जाता और हु के बाद कोष्ठक में यहाँ एंड ही दे दिया जाएगा, क्योंकि एंड कंपाउंड सेंटेंस में आता है। तो जब कॉम्प्लेक्स वाले कंजक्शन लगेंगे तो कोष्ठक में एंड करके हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं, ठीक। अगर हु रहेगा तो एंड ही लिख देंगे, या सी रहेगा तो एंड सी, दे रहेगा तो एंड दे, इस तरह से लिख देंगे। दूसरा है ही शॉट द बर्ड, वह पक्षी को मार दिया, इट फ्लू, यह उड़ गई। तो हम इसको ऐसे कहेंगे, वह पक्षी को मार दिया जो उड़ गई।
जो मतलब विच कोष्ठक में एंड इट कर देंगे, ठीक है। विच का सेंस एंड इट से है, ठीक। तो यहाँ पक्षी की विशेषता नहीं बतलाया जा रहा है, बात को जोड़कर बताया जा रहा है, ठीक। विशेषता बतलाया जाता तो विच के पहले कामा नहीं लगता, इतना ध्यान देना। कंपाउंड सेंटेंस में जब हु विच वेयर लगेगा तो उसके पहले कामा लग जाता है, ठीक, क्योंकि विशेषता नहीं बतलाना रहता है, जोड़ के बताया जाता है। तो इसलिए एंड करके सब कोष्ठक में हम जिसके लिए विच लगेगा, इट के लिए लगेगा ना, उसको लिख देंगे। ही के लिए लग रहा है हु, तो कोष्ठक में एंड करके लिख देंगे, ठीक। तीसरा वाक्य, वी वेंट टू कोलकाता लास्ट ईयर, हम पिछले साल कोलकाता गए थे। वी स्टेड देयर फॉर 4 डेज, हम वहाँ 4 दिन तक रुके। इसको हम जोड़ेंगे, लास्ट ईयर वी वेंट टू कोलकाता, पिछले साल हम कोलकाता गए थे, जहाँ हम 4 दिन तक रुके। वेयर वी स्टेड फॉर 4 डेज, ध्यान देना, वेयर अगर लगा दोगे तो वेयर किसके लिए लगा है, देयर के लिए लगा है, इसलिए कोष्ठक में एंड करके देयर हम लिख देंगे और वेयर पहले कामा लगा देंगे। तो हम ये जोड़कर बताया जा रहा है, कंटिन्यूटी सेंस दिया जाता है। तो इस तरह से वेयर के बाद कोष्ठक में एंड देयर है, अगर हियर है तो एंड हियर, इस तरह से हम लिख देते हैं। यानी कि वेयर आने पर एंड देयर, विच आने पर एंड इट, हु आने पर एंड ही या सी, सब लिख देते हैं हम, ठीक। तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस ही मानते हैं और इसके पहले कामा भी लगा देते हैं, ठीक। तो ये इसका ट्रिक था। अगर चारों प्रकार के कंजक्शन से ना बन पाए तो थोड़ा सा देख लेना कि हु वेयर विच से तो नहीं बन रहा है, उनसे बन रहा है तो बिल्कुल बना दो, लेकिन कोष्ठक में उसका सेंस वहाँ एंड इट एंड देयर एंड, ठीक है, ही, ये सब लिख दो, ठीक। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में आपको अगला मतलब इसकी एक्सरसाइज कराया जाएगा, ठीक। आप लोग घर से एक्सरसाइज करके लाना और जो एक्सरसाइज एग्जाम में पूछी गई हैं उसको ज़रूर कर लेना, हम उसको ही मिलवाएंगे अगली क्लास में, पहले उसे ही मिलवाएंगे। यहाँ देखिए 2013 से ऑल सेट्स दिया है ना, वहीं से आप कर लेना पूरा लास्ट तक, कल यही मिलवाएंगे। उसके बाद जो है बाकी एक्सरसाइज जो है समय रहेगा तो बाद में कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।